कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मुझे तो लग रहा था आप लोग बोनस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन पिछली वीडियो पर आप लोगों के रिस्पॉन्स देखकर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोनस पार्ट इतना ज़्यादा एफर्ट करके बनाना चाहिए। अगर इस वाली वीडियो पर भी आप लोगों के रिस्पांस अच्छे नहीं आए तो पक्का मैं बोनस पार्ट आज शाम को नहीं दूंगी, लेकिन अगर इस पार्ट पर आप लोगों के रिस्पांस अच्छा आए तो मैं शाम को 6 बजे बोनस पार्ट ज़रूर लाऊंगी। अब सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पांस पे। पिछली वीडियो पर आप लोग एक नज़र ज़रूर डालिएगा, उसके व्यूज उसके लाइक पर। उसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पंखुड़ी तेज कदमों से अपने रूम में आई और आते ही उसकी नज़र फ्रांस पर गई, जो क्लोजेट के सामने खड़ा था। पंखुड़ी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ अंदर आई, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो फ्रांस से क्या कहे, बात कैसे शुरू करे, उससे क्या पूछे और कैसे उसके करीब जाए। वहीं फ्रांस, जिसका दिमाग पंखुड़ी से तो 1000 गुना तेज चलता था, वो तुरंत बोला, वो मुझे मेरी वाइट वाली शर्ट नहीं मिल रही, तुम आकर ढूंढ दोगी क्या? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर झट से आगे आई और बोली, क्यों नहीं, आई ही हूँ मैं इसलिए। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ आई और अगले ही पल फ्रांस के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। फ्रांस थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा तो पंखुड़ी अब क्लोजेट के सामने खड़ी हो गई। सामने ही वाइट कलर की शर्ट पड़ी थी, लेकिन जैसे फिलहाल के लिए तो दोनों अंधे हो गए थे। पंखुड़ी यूं ही शर्ट ढूंढने लगी और अब फ्रांस ने उसके बिल्कुल करीब होकर उसके पेट पर अपना हाथ रखा। जैसे ही फ्रांस का हाथ पंखुड़ी को अपने कोरे पेट पर महसूस हुआ, उसकी धड़कन एक पल के लिए तो बिल्कुल थम गई। फ्रांस ने उसकी गर्दन के पीछे से उसके बालों को हटाया और उसकी गर्दन पर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी बच्चा। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई और उसका पूरा चेहरा खिल गया। वो तुरंत फ्रांस की तरफ घूम गई और अगले ही पल उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, आपको आपको याद था? फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसने ये बात कह तो दी थी, लेकिन अब जब पंखुड़ी की नज़रें उस पर थी तो वो थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, आपको पता है, मैं बस यही सोच रही थी कि पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, और मुझे ये सोच सोच कर बुरा लग रहा था कि कहीं अगर आपको याद ही नहीं हुआ तो। आपको पता है, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। फ्रांस ने हैरानी से पूछा, गिफ्ट? पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा हमें हिलाया और बोली, हाँ गिफ्ट, आप 1 मिनट रुकिए, मैं भी देती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से सामने अपनी क्लोजेट में वो गिफ्ट ढूंढने लगी जो उसने फ्रांस के लिए लिया था। उसने जैसे ही वो गिफ्ट बॉक्स फ्रांस की तरफ बढ़ाया, फ्रांस के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। जहाँ उसे हैरानी हो रही थी, वहाँ पर एक खुशी भी थी कि पंखुड़ी ने उसे पहली बार ऐसा कोई गिफ्ट दिया है। उसने उसके हाथों से वो बॉक्स लिया। पंखुड़ी झट से बोली, प्लीज़ इसे खोल कर देखिए ना। मैं जानती हूँ ये शायद वो नहीं है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन मैंने बहुत दिल से लिया है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप एक बार भी इसे पहनेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आए ना तो आप ऐसे मेरे मुंह पर कुछ मत कहिएगा, बस इसे अपने पास रख लीजिएगा, बेशक से फिर कभी भी मत पहनिएगा। उसकी बात सुनते हुए फ्रांस मुस्कुराया। उसकी बेवकूफ़ बीबी सिर्फ बेवकूफ़ नहीं, हद दर्जे की मासूम भी थी। उसने वो गिफ्ट बॉक्स खोला और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो वॉच उसके लिए बहुत नॉर्मल थी, शायद वो उस ब्रांड की वॉच कभी पहनता भी नहीं था क्योंकि वो थोड़ी सस्ती टाइप थी, लेकिन इस वक्त उसे वो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ लग रही थी। उसने उस वॉच को अपने हाथों में लिया और बॉक्स साइड में रख दिया। पंखुड़ी धीमे से बोली, पसंद आया या नहीं? फ्रांस ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब लाल होने लगा था। अगले ही पल अब उसने अपने हाथों में पहनी हुई इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड की वॉच को उतारा और पंखुड़ी की दी हुई वॉच को पहन लिया। पंखुड़ी का चेहरा अब एक बार फिर से खिल गया। फ्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है। ये बोलते हुए वो खुद नहीं जानता था कि वो वॉच के बारे में बोल रहा है या फिर पंखुड़ी के बारे में। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली,
थैंक गॉड आपको पसंद आ गया। आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं आपको ये पसंद आएगा या नहीं। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी याद थी? पंखुड़ी तुरंत बोली, ये भी कोई भूलने की चीज़ है क्या? आपके साथ तो हर एक लम्हा मुझे याद रहेगा। प्रांस ने धीरे से पीछे क्लोजेट को बंद किया और फिर पंखुड़ी के करीब हुआ तो पंखुड़ी क्लोजेट से लग गई। प्रांस उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हें मुझसे भी गिफ्ट की उम्मीद है? उसका सवाल सुनकर पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या ही जवाब दे। उम्मीद तो ना जाने उसे किस किस चीज़ की थी, लेकिन गिफ्ट की उम्मीद उसे थी भी और नहीं भी। अभी वो सोच ही रही थी कि वो प्रांस को क्या जवाब दे। प्रांस ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अगले ही पल पंखुड़ी के सामने अपना हाथ खोला तो पंखुड़ी हैरानी से उसके हाथ की तरफ देखने लगी जहाँ पर एक चॉकलेट रखी हुई थी। पंखुड़ी उस चॉकलेट को देखकर भी खुश हो गई। वो तुरंत बोली, आप मेरे लिए लाए हैं? प्रांस ने अपनी पलकें झपकाई और बोली, हाँ, तुम्हारा 1 मंथ एनिवर्सरी गिफ्ट। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए उससे चॉकलेट ले लिया और अगले ही पल उसके सीने से लगकर बोली, थैंक यू सो मच। आपको पता है मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बोलते हुए जब उसने रियलाइज़ किया कि वो क्या हरकत कर रही है तो तुरंत प्रांस की गर्दन से अपने हाथ हटाकर पीछे की तरफ हो गई। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम इस चॉकलेट में खुश हो गई? मेरा मतलब है तुम्हें ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कुछ एक्सपेंसिव सा कुछ लेकर आए, लाइक ज्वेलरी या फिर कुछ और। पंखुड़ी के लिए तो ज्वेलरी गई भाड़ में। उसने झट से उस चॉकलेट को खोला और उसे खाने लगी। प्रांस के सवाल पर वो चॉकलेट खाते खाते ही बोली, बिल्कुल भी नहीं, वो सब तो मेरे पास बहुत है पर चॉकलेट नहीं थी। और आपको पता है मेरा चॉकलेट खाने का मन भी बहुत कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी। थैंक यू इस चॉकलेट के लिए। ये बोलकर वो एक बार फिर से चॉकलेट खाने लगी और प्रांस की पॉकेट में पड़ा हुआ वो बॉक्स जिसमें वो पंखुड़ी के लिए एक पेंडेंट लेकर आया था, वो भी स्पेशली लंदन से, वो अब यूं ही उसकी पॉकेट में ही रह गया। ऐसा नहीं था कि वो उसे पेंडेंट देने वाला नहीं था, वो उसे पेंडेंट देने वाला था, लेकिन फिलहाल तो वो पंखुड़ी की तरफ ही देख रहा था जिसके लबों के आसपास चॉकलेट लगती जा रही थी। और पहले तो कभी प्रांस का चॉकलेट खाने का मन नहीं हुआ, उसे कभी चॉकलेट की क्रेविंग नहीं हुई, लेकिन अब उसे चॉकलेट की क्रेविंग हो रही थी। वहीं वो चॉकलेट पंखुड़ी के हाथों में मेल्ट हो रही थी तो वो सारी उसकी उंगलियों पर भी लगती जा रही थी और पंखुड़ी उंगलियों पर लगी हुई चॉकलेट भी नहीं छोड़ रही थी, वो उन्हें भी लीक किए जा रही थी बिना ये सोचे कि प्रांस उसे किन इंटेंस नज़रों से देख रहा है। एक बार फिर से अब प्रांस ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा तो पंखुड़ी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। प्रांस की नज़रों को खुद पर महसूस कर उसने वो चॉकलेट प्रांस की तरफ बढ़ाई और इशारे में पूछा, खाओगे क्या? हालांकि ये पूछते वक्त उसकी जान निकल रही थी क्योंकि वो अपनी चॉकलेट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रांस की नज़रें उस चॉकलेट पर थी ही नहीं। उसकी नज़रें तो अब सिर्फ और सिर्फ पंखुड़ी के लबों पर थी जिन पर वो मेल्ट चॉकलेट लगी हुई थी। प्रांस अपनी गहरी नज़रों से पंखुड़ी की तरफ देख रहा था जो चॉकलेट में एकदम लिपटे हुए थे। वो सारी चॉकलेट पंखुड़ी के लबों पर मेल्ट हो रही थी और उसे देखकर अब प्रांस को भी चॉकलेट की क्रेविंग होने लगी थी। जब थोड़ी सी चॉकलेट रह गई तो पंखुड़ी एक बार फिर से वो चॉकलेट प्रांस की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर आपको खानी है तो आप खा लीजिए। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे चॉकलेट खानी तो है लेकिन ये वाली नहीं। पंखुड़ी हैरानी से बोली, तो और कौन सी चॉकलेट खानी है आपको? ये बोलते हुए वो उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। प्रांस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि जो चॉकलेट उसे खानी थी उसके लिए उसे पंखुड़ी को उस चॉकलेट का नाम बताना ज़रूरी ही नहीं था। उसने पंखुड़ी की कमर पर रखा हुआ अपना हाथ और भी ज़्यादा कस दिया और फिर अगले ही पल उसके लबों पर लगी हुई चॉकलेट को अपने लबों से लीक करने लगा। पंखुड़ी ने एकदम सुन्न रह गई थी। उसे तो कुछ पल के लिए ये समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। पंखुड़ी के लबों के आसपास जितनी भी चॉकलेट लगी हुई थी वो प्रांस शिद्दत से खाने में लगा हुआ था। जरा सी भी चॉकलेट वो छोड़ नहीं रहा था और पंखुड़ी बस उसे महसूस किए जा रही थी। उसका मुंह जो चॉकलेट के टेस्ट से भरा हुआ था उसे प्रांस का टेस्ट फील होने लगा था।
पता नहीं क्यों लेकिन कुछ तो अलग था ऐसा प्रांस में। जब भी वो उसे किस करता था तो पंखुड़ी को बहुत मीठा मीठा सा लगता था। प्रांस ने अब आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे किस करने लगा। पंखुड़ी ने अभी तक उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाई और उसका हाथ भी खुद ब खुद प्रांस की पीठ पर आ गया। वो चॉकलेट से भरे हुए हाथ उसकी वाइट शर्ट को गंदा कर चुके थे, लेकिन प्रांस को तो जैसे इस वक्त और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो यूं ही पंखुड़ी को किस करता रहा और पंखुड़ी भी उसे रिस्पॉन्स दिए जा रही थी। 15 मिनट बाद प्रांस पंखुड़ी से दूर हुआ तो वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके होठ ज़्यादा लाल हैं या फिर उसका पूरा चेहरा। पंखुड़ी ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। प्रांस मुस्कुराया और थोड़ा पीछे की तरफ हटकर बोला, वाइट वाली टी शर्ट दे दो। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। मतलब इस वक्त उसे जो गुदगुदी महसूस हो रही थी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। अगर प्रांस उसके सामने नहीं होता ना तो वो पक्का झूमने लग जाती। उसने जल्दी से क्लोजेट में से प्रांस की वाइट टी शर्ट निकाली और उसके सामने रखते हुए बोली, आप इसे पहनकर तैयार हो जाइए, फिर हम नीचे चलते हैं। प्रांस ने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से उस टी शर्ट को पहन लिया। उसे और कुछ नहीं कहना था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, चलें। पंखुड़ी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके साथ साथ बाहर की तरफ चल दी। लेकिन प्रांस जब रूम से बाहर निकल गया तो पंखुड़ी वापस अंदर की तरफ आई। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और अपना चेहरा हिलाने लगी। वहीं प्रांस, जिसने पंखुड़ी को रुकते हुए देख लिया था, उसने दरवाजे से अंदर की तरफ झांक कर देखा तो उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। पंखुड़ी को पागलों की तरह हरकतें करते हुए देख वो खुश हो रहा था, जबकि उसे ये सब पहले इरिटेटिंग लगता था। एक गहरी सांस लेकर पंखुड़ी ने खुद को नॉर्मल किया और फिर जल्दी से बाहर आ गई। प्रांस उसके बाहर आने से पहले ही साइड हट चुका था। वो दोनों अब नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गए, जहां सब लोग डिनर के लिए बैठ चुके थे। उन दोनों के लाल लाल चेहरे देखकर ही सबको पता चल रहा था कि दोनों ऊपर रूम में क्या ही कर रहे होंगे। प्रांस अपनी जगह पर बैठा और पंखुड़ी सबको डिनर सर्व करने के लिए आगे की तरफ आई, लेकिन सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, तुम बैठो, आराम से डिनर करो। डिनर सर्व करने के लिए सर्वेंट है, वो कर देंगे। पंखुड़ी ने अपना सर हिलाया और फिर प्रांस के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी नज़रें बार बार प्रांस की तरफ उठ रही थी और उसे शर्म भी आ रही थी और हंसी भी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वहीं प्रांस का चेहरा अब सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई होप अब दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रांस भी तुरंत बोला, आनी तो नहीं चाहिए, बट अगर आती है तो कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। अगर मुझे दोबारा लंदन जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ी ने नज़रें घुमाकर प्रांस की तरफ देखा। उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से मायूस हो गया था। तभी नताशा बोली, और इस बार तुम पंखुड़ी को साथ लेकर जाना। वैसे भी तुम दोनों हनीमून के लिए कहीं पर गए नहीं हो, तो तुम्हारा एक छोटा सा हनीमून भी हो जाएगा। पंखुड़ी का चेहरा एक बार फिर से खिल गया। उसे इंतज़ार था कि प्रांस इस बात पर कुछ कहे, लेकिन प्रांस ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर बाद सब कुछ खत्म हुआ तो परीक्षा पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, भाभी आप प्लीज़ मेरे रूम में आएंगी क्या? मुझे आपसे थोड़ा काम है। वो एक्चुअली दिवाली को लेकर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, पंखुड़ी को मेरे साथ जाना है। आई मीन हम दोनों कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। जब पंखुड़ी वापस आएगी तो वो तुम्हारे रूम में आ जाएगी। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि प्रांस उसे कहीं बाहर लेकर जा रहा है। परीक्षा मुस्कुराई और बोली, ठीक है भाभी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। प्रांस पंखुड़ी को लेकर बाहर निकल गया और सबके चेहरे पर अब सुकून पसरने लगा। नताशा एक गहरी सांस लेकर बोली, प्रांस को इस तरह से देखकर कितना सुकून मिलता है। रागिनी भी मुस्कुराई और बोली, और नहीं तो क्या, पिछले 5 सालों में तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि जैसे प्रांस के चेहरे पर एक स्माइल देखने के लिए भी हम तरस ही जाएंगे, लेकिन पंखुड़ी के आने से वो बदलने लगा है। तभी सृष्टि बोली, पंखुड़ी के आने से वो बदल रहा है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं उसका अतीत इस बदलाव पर हावी ना हो जाए।
प्रांस बदल रहा है, लेकिन ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, ये प्यार जुनून है। जिस तरह से उसने पंखुड़ी को वापस अपने पास लाने के लिए खुद का एक्सीडेंट करवाया था ना, साफ पता चलता है कि वो पंखुड़ी के लिए कुछ भी कर सकता है। पर मुझे बस डर इस बात का है कि उसका जुनून उसी पर भारी ना पड़ जाए। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर अब परेशानी झलकने लगी थी। प्रलय तुरंत बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा प्रांस, ये सब चीज़ें हैंडल कर सकता है। सृष्टि भी झट से बोली, मैंने कब कहा कि वो हैंडल नहीं कर सकता? मेरा बेटा है वो, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। जिस तरह से वो उस अतीत से बाहर निकला है वो खुद को हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर वो अतीत इस बार उसके प्रेजेंट पर हावी हुआ तो आप सोच भी नहीं सकते क्या कुछ हो सकता है। ये बोलकर सृष्टि अपनी जगह से उठी और अपने रूम में चली गई। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। प्रांस की खुशियाँ कभी उसके पास टिकी ही नहीं थी, तो उसे एक बार फिर से प्रांस के लिए डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रांस और पंखुड़ी दोनों गाड़ी में थे और प्रांस ड्राइव कर रहा था। पंखुड़ी उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन वो बार बार चोर नज़रों से प्रांस की तरफ देख रही थी। अचानक ही प्रांस ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो अब पंखुड़ी ने दोबारा उसकी तरफ देखा। प्रांस ने उसके हाथ को हल्का सा चूम लिया और फिर अपने घुटने पर रख दिया। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर रुकी। पंखुड़ी ने हैरानी से बाहर की तरफ देखा और फिर प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आए हैं? प्रांस ने अपनी पलकें झपकाई। वो उसे बाहर की तरफ लेकर आया। उसने पंखुड़ी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की और फिर उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। पंखुड़ी अपने हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोली, आप नहीं खाएंगे क्या? प्रांस तुरंत बोला, मैं आइसक्रीम नहीं खाता। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैं खाती हूँ और मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बोलते हुए वो दोबारा उस आइसक्रीम को खाने लगी थी। इस वक्त वो प्रांस की गाड़ी के पास ही खड़े थे। पंखुड़ी गाड़ी से लगकर खड़ी थी, उसका पूरा ध्यान आइसक्रीम खाने में था। तभी प्रांस ने एक बार फिर से अपनी पॉकेट में हाथ डाला और उस बॉक्स को निकाला जो वो पहले भी पंखुड़ी को देने वाला था, लेकिन तब दे नहीं पाया। उसने उस बॉक्स को निकाला और पंखुड़ी के सामने किया। पंखुड़ी हैरानी से उस बॉक्स की तरफ देखने लगी। अगले ही पल प्रांस ने उसे खोला और बोला, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लिया था। पंखुड़ी को तो एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई ख्वाब है या हकीकत। मतलब प्रांस उसे ऐसा कोई गिफ्ट दे रहा है। वो हैरानी से बोले, आप ये मेरे लिए लाए हैं? प्रांस तुरंत बोला, मेरे सामने तुम ही खड़ी हो ना हॉस्पिटल, और ये मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। मतलब यही है कि मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई। अगर खट्टा नींबू बाद में इतना मीठा हो जाता है तो वो हर जन्म में ऐसे खट्टे नींबू के लिए तैयार थी। प्रांस ने उस बॉक्स में से वो पेंडेंट और चैन ली और उसे पंखुड़ी के गले में पहनाने लगा। पंखुड़ी झट से दूसरी तरफ घूम गई थी और उसने अपने बालों को भी साइड कर लिया था। प्रांस की नज़र अब एक बार फिर से उसकी गर्दन पर गई। वो कम वक्त अगर उन चीज़ों के बारे में ना ही सोचे तो पंखुड़ी ही काफ़ी थी उसका दिमाग घुमाने के लिए। प्रांस का मन कर रहा था वो उसकी गर्दन को चूम ले, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। वो ऐसे सबके सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करने वाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। पंखुड़ी ने उस पेंडेंट को छूकर देखा। वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो अब वापस प्रांस की तरफ घूम गई थी और प्रांस भी उसकी गर्दन को देख रहा था। उसकी पसंद पंखुड़ी पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पसंद आया? पंखुड़ी झट से बोली, बहुत ज़्यादा। प्रांस उसकी आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। पंखुड़ी ने अपनी आइसक्रीम को देखा और जल्दी से पिघलती हुई आइसक्रीम को अपने होठों में लिया। प्रांस उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया और फिर जब पंखुड़ी की आइसक्रीम फिनिश हो गई तो वो उसे लेकर वापस राणा मेंशन की तरफ चल दिया। राणा मेंशन में आते ही पंखुड़ी को याद आया कि परीक्षा ने उसे अपने पास बुलाया था। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोले, आप चलिए, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। प्रांस का मन तो नहीं था, लेकिन उसने पंखुड़ी को रोका नहीं और अपना सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया।
वहीं पंखुड़ी अब परीक्षा के पास आ गई। परीक्षा डेकोरेशन की चीज़ बना रही थी जो दिवाली में काम आने वाली थी। उसे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक था तो वो ये सब काम करती रहती थी। पंखुड़ी उसके पास आई और आकर उसकी हेल्प करवाने लगी, लेकिन कब उसकी हेल्प करवाते करवाते उसे नींद आने लगी, उसे पता ही नहीं चला। वो बेड पर बैठी एक पेंटिंग को कलर कर रही थी, लेकिन अब वो उस पेंटिंग में कलर भरते भरते ही सो चुकी थी। परीक्षा ने जब उसे ऐसे देखा तो वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकली और सीधा प्रांस के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने आकर दरवाज़ा नॉक किया और प्रांस को पंखुड़ी के बारे में बताया तो प्रांस का मन कर रहा था कि अपना माथा पीट ले। पता नहीं क्यों उसकी बीबी को इतनी नींद क्यों आती थी। वो परीक्षा के साथ नीचे उसके कमरे में आया और बिस्तर पर सो रही पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले गया। गहरी नींद में सोई पंखुड़ी को पता भी नहीं चला कब उसकी जगह शिफ्ट हो गई। रूम में लाने के बाद प्रांस ने उसे आराम से बिस्तर पर सुला दिया था और फिर खुद भी अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में रख दी और पंखुड़ी को अपने करीब कर अपनी बाहों में समेट लिया था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। पिछले 2 दिनों में वो बस 3-4 घंटे ही मुश्किल से सोया था, इसलिए अब उसे बहुत नींद आ रही थी। पंखुड़ी जब तक परीक्षा के रूम में थी वही जानता था कि उसने कैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसे बस पंखुड़ी के रूम में आने का इंतज़ार था। अब वो दोनों ही गहरी नींद में सोए हुए थे। सुबह का वक्त पंखुड़ी की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसने प्रांस की तरफ देखा, जिसका चेहरा उसकी गर्दन पर था और प्रांस की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर छूती हुई महसूस हो रही थी। अगले ही पल उसने प्रांस के गाल पर अपना हाथ रख दिया। प्रांस अभी तक सोया हुआ था, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। प्रांस का चेहरा छूते ही पंखुड़ी को गुदगुदी सी होने लगी और फिर उसने अपनी उंगलियों से उस चैन और पेंडेंट को छुआ जो कल ही प्रांस ने उसे पहनाया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। प्रांस को हल्का सा खुद से अलग कर पंखुड़ी उसे आराम से तकिए पर लिटाया और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर मधोसी साफ नजर आ रही थी। पंखुड़ी प्रांस के चेहरे पर झुकी हुई थी। प्रांस इस वक्त आराम से सोया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसे सोते हुए देख पंखुड़ी को जो सुकून मिल रहा था वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था, क्योंकि इसी वक्त तो वो अपनी फीलिंग्स की प्रांस के सामने रख सकती थी। उसका चेहरा इस वक्त एकदम लाल था और उसके गले में वो पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जो कल रात ही प्रांस ने उसे पहनाया था। बेशक से इस वक्त पंखुड़ी ने मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जो नूर था वो उस प्यार का नूर था जो उसे प्रांस से हो रहा था या फिर हो चुका था। उसे नहीं पता था कि वो प्रांस के उठने पर उससे कुछ कह पाएगी या नहीं, इसलिए वो उसे सोते हुए देख अपने दिल की फीलिंग्स उसे बताना चाहती थी। उसने प्रांस के गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मेरी धड़कन आपको याद करते ही बढ़ जाती थी। फिर जब आपसे शादी हुई तो थोड़ा अजीब लगा। आप ना ही हंसते थे ना ही मुस्कुराते थे। शादी की रस्मों में भी एकदम खड़ूस बने रहते थे। परीक्षा से पता चला कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। मैं बहुत डर गई थी। शादी के बाद भी आप बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन आपको पता है आप धीरे धीरे बदलने लगे हैं, या फिर शायद मुझे ही आपकी आदत हो गई है, क्योंकि आपको गुस्सा तो अभी भी आता है, लेकिन अब तो मुझे आपके गुस्से से भी प्यार होने लगा है। आप जब मेरे करीब आते हैं ना तो मुझे कुछ कुछ होता है। धड़कनें एकदम तेज़ी से बढ़ जाती हैं। एक पल के लिए तो ऐसे ही लगता है जैसे मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। आप जब मुझे मेरी कमर के पास छूते हैं ना तो मैं बता नहीं सकती आपको मुझे क्या फील होता है। एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, बदन का रोम रोम सिहरने लगता है। ये बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली। अब उसने प्रांस के गाल को हल्का सा सहलाया और बोली, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, लेकिन इतना जानती हूँ कि आप मेरी पूरी दुनिया हैं। मैंने कभी अपने मॉम डैड और ज्योत्सना के अलावा किसी से प्यार नहीं किया। मुझे लगता था कि उनके लिए मेरे दिल में जो प्यार है बस वही प्यार होता है, पर अब पता चला कि ये वाला प्यार कुछ अलग है। उन लोगों से मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो फ़र्क आपसे पड़ता है ना
वो आज तक कभी किसी से नहीं पड़ा। आप जब लंदन गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही सूनी सी हो गई। मैं ही जानती हूँ कि मैं आपके बिना कैसे रही हूँ, लेकिन जब आप आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खुशियों से भर गई। एक इंसान हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? जब खुद से सवाल किया तो मेरे दिल ने जवाब दिया कि जब हमें किसी से प्यार हो जाए तो ऐसा होता है। मतलब मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, और बहुत ज़्यादा वाला प्यार हो गया है। बस अब जल्दी से आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। आपको पता है, जब आप मेरे करीब आते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो लगता है कि आपके दिल में भी वही एहसास है जो मेरे दिल में है। लेकिन फिर आपको गुस्सा आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आता आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो फिर एक बार कह दीजिए ना वो 3 वर्ड्स, और अगर नहीं करते तो जल्दी से प्यार कीजिए ना। मुझे आपसे वो 3 वर्ड्स सुनने हैं। खैर, आप तो पता नहीं वो 3 वर्ड्स कब बोलेंगे, लेकिन मुझे आपको अभी वो 3 वर्ड्स बोलने हैं। ये बोलकर वो एक पल के लिए रुकी और फिर प्रांस के चेहरे पर थोड़ा और ज़्यादा झुक गई, जिससे अब उसकी सांसें भी प्रांस को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। पंखुड़ी उसे प्यार से देखते हुए बोली, सुनिए, आई लव यू। ये बोलकर उसने बड़े ही प्यार से प्रांस के माथे को हल्का सा चूम लिया। जब उसने ऐसा किया तो उसका पूरा सीना प्रांस के चेहरे पर झुक चुका था। एक गर्माहट सी प्रांस को महसूस हुई और फिर पंखुड़ी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया, लेकिन इतने में भी कहाँ उसका मन भरा था। अब उसने प्रांस के लबों पर अपने लब बिल्कुल हल्के से रख दिए ताकि प्रांस की नींद खराब ना हो, वो उठे ना, क्योंकि अगर वो उठ गया तो पंखुड़ी तो उसकी तरफ देख भी नहीं पाएगी। उसे प्यार करना तो दूर की बात, उसके लबों को बड़ी ही शिद्दत से चूम कर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही और फिर 4-5 मिनट बाद बिस्तर से उठी। उसने क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने के बाद प्रांस ने अपनी आंखें खोली और वॉशरूम की तरफ देखने लगा। उसे पंखुड़ी के लब अब भी अपने लबों पर और अपने माथे पर महसूस हो रहे थे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। एक सुकून सा उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। उसकी आंख तो तभी खुल गई थी जब पंखुड़ी ने बोलना शुरू किया, लेकिन वो चुप रहा। उसने अपनी आंखें बंद रखी, क्योंकि वो आंखें खोल देता तो पंखुड़ी, जो अभी अभी इतना कुछ बोल कर गई, वो उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाती। प्रांस अब अपनी जगह पर हल्का सा ऊपर की तरफ उठकर बैठा और कुछ सोचते हुए बोला, मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है बच्चा। सिर्फ कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ, बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और मैं तुमसे कहूँगा, वो भी बहुत जल्द। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर निकली तो बाहर निकलते ही उसकी नज़रें सीधा प्रांस पर गई। वो मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। प्रांस ने भी एक नज़र उसकी तरफ देखा, लेकिन वो गुड मॉर्निंग बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो तो पंखुड़ी की तरफ देखता ही रह गया, जिसने आज पीच कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो आज भी हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। गीले बाल जो कमर पर झूल रहे थे, उन्हें टॉवेल से साफ करते हुए वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई और फिर टॉवेल हटाकर अपने बालों को झटकाने लगी। प्रांस अपनी जगह से उठा और फिर पंखुड़ी के पास आया, लेकिन वो पंखुड़ी के करीब नहीं हुआ, बल्कि सामने बने हुए ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगा। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या चाहिए, मुझे बताइए ना, मैं आपको ढूंढ कर देती हूँ। प्रांस बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, कुछ खास नहीं है, वो बस यूं ही। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, अरे कुछ तो होगा ना जो आप ढूंढ रहे हैं। ऐसे तो अब आप ड्रॉ खोल खोल कर नहीं देख रहे होंगे कि इसमें क्या रखा है और क्या नहीं। आप मुझे बताइए, मैं आपको ढूंढ दूंगी। उसका सवाल सुनकर अब प्रांस को समझ नहीं आया कि वो पंखुड़ी को क्या जवाब दे। बात तो ये थी कि वो पंखुड़ी के पास आया था उसके बालों की वो खुशबू लेने, जो उसे दूर से उसके पास तक खींच लाई थी। उसे पंखुड़ी के बालों की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी के करीब ऐसे कैसे जाए। जब पंखुड़ी किसी चीज़ में उलझी होती है तो उसे अपने करीब करना प्रांस के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अब तो पंखुड़ी किसी चीज़ में उलझी नहीं हुई थी। तभी प्रांस अचानक से बोला,
वो एक्चुअली मेरा मेरा एक परफ्यूम था जो मैं कुछ टाइम पहले लंदन से लेकर आया था, मुझे वही परफ्यूम चाहिए था। पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन अभी तो आपने शावर भी नहीं लिया, तो बिना शावर परफ्यूम का क्या करेंगे? फ्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। पंखुड़ी का दिमाग कितना चलता होगा, ये फिलहाल उसके लिए काफ़ी शॉकिंग था। वो झट से बोला, क्यों, कहाँ लिखा है ये कि बिना शावर के इंसान परफ्यूम नहीं लगा सकता? मुझे खुद में से स्मेल आ रही है तो मुझे परफ्यूम लगाना है। पंखुड़ी हैरानी से बोली, खुद में से स्मेल आ रही है, लेकिन मुझे तो नहीं आई। प्रांशु से देखते हुए बोला, अच्छा, तुम मेरे करीब कब आई जो तुम्हें स्मेल आएगी? तुम्हें नहीं पता, सच में मेरे अंदर से स्मेल आ रही है। अगर तुम्हें नहीं यकीन तो तुम मेरे करीब आकर देख लो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी झट से उसके करीब आई और बोली, अच्छा ऐसा क्या, मुझे चेक करने दीजिए। ये बोलकर वो बिल्कुल प्रांस के करीब आई और अगले ही पल उसने अपने हाथ प्रांस के सीने पर रख दिए। प्रांस इस वक्त शर्टलेस था। जैसे ही उसे पंखुड़ी के ठंडे ठंडे हाथ अपने सीने पर महसूस हुए, उसने तुरंत अपना हाथ पंखुड़ी की कमर पर रख दिया। पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका दिल तो एक बार फिर से ज़ोरों से धक धक करने लगा था और प्रांस, जो अब तक उसकी फीलिंग्स जान चुका था, उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने पंखुड़ी की कमर पर अपना हाथ रखा तो इस वक्त पंखुड़ी को क्या फील हो रहा होगा। और सच में उसका चेहरा देखने लायक था। पंखुड़ी के गाल एकदम लाल हो चुके थे और होठ थोड़े थोड़े सूखने लगे थे। धड़कनें तो बाहर तक सुनाई दे रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? खुद को देखने के लिए नहीं कहा मैंने। पंखुड़ी एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, हाँ, वो मुझे आपको स्मेल करना था ना। ये बोलकर अब उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया और फिर अपना चेहरा बिल्कुल प्रांस के सीने के पास कर दिया। वो हल्का हल्का उसे स्निफ कर रही थी, लेकिन उसे तो प्रांस से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, बल्कि खुशबू आ रही थी। हालांकि प्रांस ने कपड़े तो नहीं पहने हुए थे। ये सारी खुशबू उसे उसकी बॉडी से ही आ रही थी, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसका तो मन भी नहीं कर रहा था प्रांस से दूर होने का। वहीं प्रांस का चेहरा पंखुड़ी के बालों पर झुका हुआ था और वो उसके बालों को स्निफ कर रहा था। उसका भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पंखुड़ी से दूर होने का। उसकी आंखें बंद थी और वो लंबी लंबी सांसें भरते हुए उसकी खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। लेकिन अचानक ही पंखुड़ी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और मासूमियत से बोली, पर आप में से तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप में से स्मेल आ रही है? सच में मेरा यकीन कीजिए, आप में से कोई स्मेल नहीं आ रही है। फ्रांस गुस्से से बोला, मुझे लगता है तुम्हारा नाक बंद है या फिर तुम ढंग से स्निफ नहीं कर रही हो। शायद तुम मुझे परफ्यूम नहीं ढूंढ कर देना चाहती हो ना, इसलिए अच्छे से स्निफ करके देखो। स्मेल आ रही है, मैं कह रहा हूँ ना, तो आ रही है, मतलब आ रही है। पंखुड़ी एक बार फिर से मासूमियत से बोली, अच्छा, मैं दोबारा देखती हूँ। ये बोलकर अब उसने अपना चेहरा वापस फ्रांस के सीने पर झुकाया और एक बार फिर से उसके सीने को स्निफ करने लगी। और इस बार फ्रांस सिर्फ उसके बालों पर नहीं रुका, वो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर झुकने लगा, क्योंकि उसे ना सिर्फ पंखुड़ी के बालों की खुशबू अच्छी लगती थी, बल्कि उसकी बॉडी से भी उसे बहुत अच्छी खुशबू आती थी। वो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर झुका। उसने पंखुड़ी के बालों को साइड किया और फिर उसकी गर्दन पर अपने लब चलाने लगा। पंखुड़ी, जिसका चेहरा झुका हुआ था, अब अचानक से ही वो एकदम सुन्न हो गई। उसके हाथ प्रांस के सीने पर कस गए थे और उसने हल्का अपना चेहरा ऊपर उठाया तो प्रांस उसे और भी ज़्यादा अच्छे से उसकी गर्दन पर चूमने लगा। पंखुड़ी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, ये आप क्या? इसके आगे वो कुछ और कहती, उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। पंखुड़ी झट से प्रांस से अलग हुई और बोली, मैं देखती हूँ कौन है। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ भाग गई और प्रांस को हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसे नहीं पता था दरवाजे पर कौन है और कौन नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि दरवाजे पर खड़ा इंसान पक्का उसका कोई दुश्मन है। वहीं पंखुड़ी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक सर्वेंट खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, नीचे आपको बुला रहे हैं, सब लोग ब्रेकफास्ट पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पंखुड़ी झट से बोली, हम अभी आते हैं। वो सर्वेंट अपना सिर हिलाकर वहाँ से चली गई और पंखुड़ी वापस आई। वो प्रांस से नज़रें चुराते हुए बोली, मैं आपका परफ्यूम ढूंढ देती हूँ।
ये बोलकर वो ड्रॉअर में इधर उधर अपने हाथ चलाने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रांस कौन सा परफ्यूम ढूंढने को बोल रहा है। वो अभी परफ्यूम देख ही रही थी कि प्रांस पीछे से हल्का सा उसके ऊपर झुका और अगले ही पल एक परफ्यूम उठाते हुए बोला, ये वाला परफ्यूम चाहिए था मुझे, लेकिन अभी नहीं, शावर के बाद। अभी जो चाहिए था वो मिल गया। ये बोलकर उसने वो परफ्यूम वापस नीचे रखा और वहाँ से मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। वहीं उसकी बात सुनते ही पंखुड़ी का दिल धक धक करने लगा था। उसने पलटकर प्रांस की तरफ देखा, जो मुड़कर उसे देखते हुए ही वॉशरूम के अंदर जा रहा था। पंखुड़ी तो उसकी तरफ देखती ही रह गई। कुछ ही देर में वो लोग नीचे आए, जहाँ पर सच में डाइनिंग टेबल पर सब उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। आज पंखुड़ी और प्रांस को नीचे आने में देर हो गई थी। पंखुड़ी आते ही किचन की तरफ जाने लगी तो सृष्टि उसे रोकते हुए बोली, सब कुछ हो चुका है पंखुड़ी, तुम ऑलरेडी लेट हो, इसलिए यहाँ आओ और जल्दी से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया। उसे लगा शायद सृष्टि उसे डांट रही है। वो सृष्टि के पास आई और बोली, माफ़ कर दीजिए ना सासू माँ, लेकिन आइंदा से ये देरी नहीं होगी, मैं टाइम पर नीचे आ जाया करूँगी, प्लीज़ आप नाराज़ मत होना। उसकी बात सुनकर नताशा हंसी और बोली, सृष्टि तुम्हें डांट नहीं रही पंखुड़ी, और वैसे भी ये सिर्फ आज का नहीं है, अब तो ये रोज़ होने वाला है, रोज़ ही तुम्हें नीचे आने में देरी होने वाली है। पंखुड़ी ने मासूमियत से पूछा, लेकिन क्यों बुआ जी, मुझे भला नीचे आने में देरी क्यों होगी? नताशा ने प्रांस की तरफ देखा और फिर उसे छेड़ते हुए बोली, अब ये तो तुम अपने सुनिए जी से पूछो, क्यों तुम्हें नीचे आने में देरी होगी? उसकी बातें सुनते हुए प्रांस का चेहरा लाल होने लगा था। वो झट से बोला, मुझे तो लगा यहाँ पर सब ब्रेकफास्ट के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों के इरादे मुझे कुछ अलग लग रहे हैं। नताशा मुस्कुराई और बोली, अब जिसे हमेशा खट्टा नींबू बनकर घूमते हुए देखा है, वो अब अचानक से मीठा आम बन जाएगा तो बातें तो होंगी ही। पंखुड़ी नताशा की बात सुनकर तुरंत बोली, क्या आप इन्हें मीठा आम कह रही हैं बुआ जी? अगर हाँ तो आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है ये सच में पहले बिल्कुल खट्टे नींबू की तरह थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल मीठे आम बन गए हैं, एकदम टेस्टी टेस्टी। ये बोलते हुए उसने हल्का सा अपनी जीभ को बाहर निकाल कर अपने होठों पर घुमाया तो प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। बाकी सबकी नज़रें भी खुद ब खुद पंखुड़ी की तरफ उठ गई। सब लोग हैरानी से पंखुड़ी की तरह देख रहे थे। उसकी वो आम वाली बात सुनकर सब हैरान थे और उसे देखते हुए सबकी हंसी एक साथ छूटी तो पंखुड़ी चौंकते हुए उन सबको देखने लगी। वहीं प्रांस की नज़रें भी पंखुड़ी पर थी। वो डाइनिंग टेबल पर से उठा और बोला, फ़िलहाल मेरा खाने का इतना मन नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाया है, अगर हो सके तो मेरे लिए लंच भेज दीजिएगा। ये बोलते हुए उसने एक नज़र सृष्टि को देखा, लेकिन सृष्टि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रांस जानता था कि सृष्टि अभी तक उससे नाराज़ है, लेकिन वो इतना भी जानता था कि उसकी बात सृष्टि ने अच्छे से सुनी होगी और अब वो पंखुड़ी को उसके लिए टिफ़िन देकर ज़रूर भेज देगी। अपना फ़ोन उठाकर प्रांस बाहर की तरफ चला गया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं पंखुड़ी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत कहा क्या सासू माँ? सृष्टि ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम कहाँ कुछ गलत बोलती हो पंखुड़ी, तुम कभी कुछ गलत नहीं बोलती हो बेटा। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, फिर ठीक है सासू माँ, वरना मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया और ये मुझसे नाराज़ होकर चले गए। सृष्टि को उसकी इस बात पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, एक काम करो, तुम अपना ये ब्रेकफास्ट फिनिश करो और फिर परीक्षा के साथ बाकी की तैयारी देख लेना। दोपहर को तुम्हें प्रांस के लिए लंच लेकर ऑफिस जाना है। पंखुड़ी झट से बोली, पर उन्होंने मुझे तो लंच लाने के लिए कहा ही नहीं। सृष्टि का मन किया कि अपना माथा पीट ले। उसकी मासूम सी पंखुड़ी को ना जाने कब अक्ल आने वाली थी। एक तरफ उसका पति था जिसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता था और एक तरफ पत्नी जिसका दिमाग ज़रूरत के हिसाब से भी नहीं चलता था। उसने मुस्कुराते ही यही कहा, उसने नहीं कहा तो क्या हुआ, तुम बीबी हो उसकी, तुम इतना तो कर ही सकती हो ना उसके लिए। पंखुड़ी मुस्कुरा कर बोली, मैं तो ना जाने क्या क्या कर दूं सासू माँ, अगर वो मुझे कहें तो मैं उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब उनके पीछे ले लेकर घूमूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, पर आप कहती हैं तो मैं उनके लिए लंच ज़रूर लेकर जाऊंगी।
ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद उसका ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ और वो परीक्षा के साथ उसके रूम में चली गई। आज शाम को 6 बजे बोनस पार्ट देखने के लिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों का एक लाइक मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है और लाइक करने में सेकंड से भी कम का समय लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं 12 बजे से 3 बजे के बीच में पार्ट अपलोड करती हूँ, तो अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग चैनल पर आकर चेक कर लिया कीजिए। क्या आप लोगों के पास मेरे चैनल के प्रॉपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आया था। उम्मीद करती हूँ आज शाम का बोनस पार्ट देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड होंगे और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे।